वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग घटना चक्र का जो न्यू बुक सार संग्रह आया है उसमें इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रश्न में बताया था और आज भी फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके जीएस। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते चलिए, फटाफट रिवीजन करते चलिए फ्रेंड्स। आज का पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेट आपको। 1857 की क्रांति जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आपका 10 मई को शुरू हुआ था और कहाँ से, तो मेरठ से। अगला पॉइंट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको कमल और चपाती दिया जा रहा है फ्रेंड्स। चपाती मीन्स भी आपका रोटी होता है। तो याद रखिएगा कि 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम था उसका प्रतीक कमल और रोटी यानी कमल और चपाती था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का रहनुमाई की थी। रहनुमाई यानी नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, फिर सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसमें बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो आपका खान बहादुर ने वहाँ से नेतृत्व किया था। कहाँ से? बरेली से। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मणिकार्णिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है क्या फ्रेंड्स? तो मणिकार्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 के गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ? वाराणसी में है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है। देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका मात्र उस समय उम्र 14 वर्ष की थी। उसी समय उनकी शादी हो गई थी फ्रेंड्स। किससे हुआ था? तो उनका शादी हुआ था झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ में हुई थी। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता का सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कौन सा व्यक्ति है जो कहाँ से नेतृत्व किया था, इसको याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स अभी हम लोग ने देखा बरेली से खान बहादुर, अभी हम लोग देखा फ्रेंड्स बरेली से किसने किया था? तो आपका खान बहादुर ने किया था। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल ने किया था। फिर है फ्रेंड्स आपका उन्होंने अपना अल्प वयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। याद रखिएगा, आपका लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका बेगम हजरत महल ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कि कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब, ठीक है, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट को देखें। अजीमुल्ला खां नाना साहेब के सलाहकार थे। ये पूछा जाता है कि नाना साहेब के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां थे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है सेट में। देखिए, अक्सर प्रैक्टिस सेट में आता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, या तो रामचंद्र पांडुरंग है जो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपका तात्या टोपे हैं जो जाने जाते हैं। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स आपका कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले से संबंधित थे। ये देखिए, बिहार के कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स उसमें ये प्रश्न देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि 1857 में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो कुंवर सिंह जो कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो जगदीशपुर से किए थे फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह का अगुवाई कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले उस समय का वर्तमान में भोजपुर जिला उसी को कहा जाता है फ्रेंड्स, से संबंधित थे। अगला पॉइंट आपका है कि आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, कहाँ का? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने आपका अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये पूछा जाता है, फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो मौलवी
मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, क्या कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तो ये आपका जो वक्तव्य है इसको याद रखिएगा। किसने कहा था? मौलवी अहमदुल्लाह ने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। 18 हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपका है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर था, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है आपका फ्रेंड्स कि जो 1857 विद्रोह के समय में बैरकपुर में कौन था? तो लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेस हैरिसे कमांडर ऑफिसर था। ये पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे। ये देखिए टेबल में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी को याद रखें। इससे एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि 1857 की जो क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, तो कहाँ से, कौन सा स्थान से कौन नेतृत्व किया था, ठीक है। तो देखिए बिहार में जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किए थे। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था फ्रेंड्स? आपका बहादुर शाह द्वितीय ने। उसके बाद में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली खान ने। और बरेली से खान बहादुर खान ने। तो ये तो आपको हर हाल में याद रखना होगा फ्रेंड्स, इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है, ठीक है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिवीजन अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। किसने बताया था 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम? तो आपका जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कितना 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, ठीक है। अब दो प्रश्न यहाँ बन रहा है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो वी.डी. सावरकर ने। और ये कौन सा बुक में लिखे बताए थे फ्रेंड्स? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, ठीक है। ये बुक का नाम है। उसमें एक इन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा थी। अगला पॉइंट को देखें। अगला पॉइंट है कि 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन, देखिए 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स 1857 के लेखक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ सेन है फ्रेंड्स। और कर 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिन्होंने कौन सा बुक लिखा था? तो इंडियन 57, और उनका ये बुक है जो आपका 1957 में आकर करके प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। तो देखिए असबाब ए बगावत ए हिंद के लेखक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ फ्रेंड्स, उसका क्या परिणाम हुआ? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकल कर क्या आया? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। अगला पॉइंट है आपका कि इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो भारत में कंपनी का शासन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको समाप्त कर भारत
का शासन सीधे क्राउन के अधीन कब कर दिया गया, तो वही आपका 1858 में कर दिया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह, ठीक है, पूछा जाता है नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपका बंगाल में हुआ था। तो 1857 के बाद नील विद्रोह 1859-60 में आपका बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था ये पूछा जाता है। फिर सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के कितना 1800 ईस्वी तक चला था, ये हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, तथा पाबना उपद्रव, ठीक है, पाबना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों को याद रखिए। सन्यासी विद्रोह का जो आपका सेशन 1763 से 1800 ईस्वी, और संथाल विद्रोह का 1855 से 56, और इसमें पाबना उपद्रव है जो 1873 से 76 ईस्वी में। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण, ठीक है, तो किसमें, तो दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो याद रखिए आपका दीनबंधु मित्र ने लिखा है। तो नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण आपका जो नाटक है फ्रेंड्स नील दर्पण में किया गया है। इसके लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। सिंपल है फ्रेंड्स, अब बहुत बार पूछा भी गया है कि वंदे मातरम है जो कहाँ से लिया गया है, तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का जो प्रसिद्ध कृति आनंद मठ है इसी से लिया गया है। और ये क्या है फ्रेंड्स, आनंद मठ एक उपन्यास है। इस उपन्यास का कथनांक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, जो आपका एक कह रहा है फ्रेंड्स आपका आनंद मठ है, तो आनंद मठ एक उपन्यास है, इसका कथनांक है जो किससे, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। याद रखिएगा। पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। ये देखिए पूछा जाता है कुक्का आंदोलन, तो कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपका पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ था 1840 ईस्वी में, और भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। कुक्का आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे फ्रेंड्स, तो आपका भगत जवाहरमल द्वारा, याद रखिएगा। और इन्हीं को सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। भगत जवाहरमल को सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में 1840 ईस्वी में पश्चिम पंजाब में कुक्का आंदोलन हुआ था। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। ये जो कुक्का आंदोलन हुआ था तो किस लिए किया गया था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो भी प्रचलित बुराइयां हैं और अंधविश्वास है उसको दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। ठीक है, यानी बुराइयां और जो कुरीतियां था उसको दूर करना ही कुक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। ठीक है, पागलपंथ क्या था, तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि फारजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फारजी लोग कौन थे, तो फारजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि खोद जनजाति, ठीक है, खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। ये खोंद जनजाति कहाँ रहते थे फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत के फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी में 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये खोंद जनजाति कहाँ थे फ्रेंड्स, तो याद रखिए तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल के मध्य में फैले हुए थे, विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और इन्होंने क्या है फ्रेंड्स अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1837 से 1856 ईस्वी तक। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धो भगत। याद रखिएगा, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धो भगत थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में चला था 1831 से 32 ईस्वी तक में। अगला पॉइंट को देखिए, 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह किया था। अगला है रंपा विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर
में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। तो देखिए डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड्स कि रंपा विद्रोह है जो किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था ये, ठीक है, रंपा विद्रोह। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। अब देखिए रंपा विद्रोह था जो एक आदिवासी का विद्रोह था फ्रेंड्स, और इसका मुख्य रीजन क्या था होने का, विद्रोह का कारण क्या था, तो साहूकारों के घोषणा और उनके वन कानूनों के विरुद्ध में आपका रंपा विद्रोह चलाया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ये तो सभी को याद रहता है फ्रेंड्स कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। ये याद रखिएगा कि कब हुआ था ये मुंडा विद्रोह फ्रेंड्स। ये जो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से कितना 900 ईस्वी, ये सेशन याद रखेगा। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था किसने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, तो बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, ठीक है, उलगुलान मतलब एक तरह से इनको कह सकते हैं फ्रेंड्स उपाधि था। तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, जिसका मतलब क्या होता है महान हलचल, और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना गया है। तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को क्या, तो उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, और फ्रेंड्स इनके जो विद्रोह किए थे उसको उलगुलन के नाम से जाना जाता है। तो इनको उलगुलान कहा गया था, इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको उलगुलन कहा गया है। तो ये देखिए अब प्रैक्टिस सेट पे आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका फ्रेंड्स कि ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक है, याद रखिएगा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ठक्कर बप्पा ने किया था। हौज हो, ठीक है, हौज यानी हौज कहे फ्रेंड्स या हो विद्रोह कब हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है। हौज विद्रोह कहे फ्रेंड्स या तो हो विद्रोह कहे, तो ज़्यादातर आपका हो विद्रोह आता है। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र कहाँ था, बिहार का संथाल परगना था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हौज विद्रोह या हो विद्रोह 1820 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, बिहार का संथाल परगना में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा ही जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1921 ईस्वी में हुआ था, और केरल के मलबार क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। तो मोपला विद्रोह केरल के मलबार क्षेत्र में कब हुआ था, वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह ये भी पूछा जाता है, 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था अहोम विद्रोह। इसके नेता गोमधर कुंवर थे, याद रखिएगा। अहोम विद्रोह के नेता कौन थे, तो गोमधर कुंवर थे। अगला फ्रेंड्स ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स, तो जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि किए थे। कुकी विद्रोह है फ्रेंड्स, ठीक है, कुका विद्रोह भी हम लोग देखें। कुकी विद्रोह 1917 से 19 में मणिपुर एवं त्रिपुरी में, कुका विद्रोह 1840 से 72 पंजाब में, और पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुकी जनजाति भी है फ्रेंड्स, तो कुकी जनजाति आपका मणिपुर में ही पाया जाता है ना, तो उसी संबंधित है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था, ठीक है, मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था ये कुकी विद्रोह। लेकिन कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, और पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुकी विद्रोह मणिपुर एवं त्रिपुरा में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में, और पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनाग, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जोड़ा नाग थे।
तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो जदो नाग या जोड़ा नाग थे। जदो नाग मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, 1781 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख मौलवी मुइज उद्दीन थे। ये देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम कलकत्ता के सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो आपका 1781 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था। और जो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 ईस्वी में प्रथम बार मदरसा की जो स्थापना किया गया था फ्रेंड्स, इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रथम प्रमुख को इसे बनाया गया था? तो मौलवी मुइजुद्दीन को बनाया गया था। और जो आपका कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रथम संस्कृत कॉलेज बनारस में कब खोला गया था? तो 1791 ईस्वी में। और फ्रेंड्स किसके प्रयत्न से? तो जोनाथन डंकन के प्रयत्न से खोला गया था। तो याद रखिएगा कि 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम सांस्कृतिक कॉलेज खोला गया था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है फ्रेंड्स कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विलिंग्स ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स का उस समय काल चल रहा था, शासनकाल चल रहा था। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में चार्ल्स विलिंग्स ने भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किसने किया था? ये भी पूछा जाता है। चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। और किसके शासनकाल में? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और इसका जो प्रस्तावना है जो स्वयं किसने लिखा था? वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, सर विलियम जोन्स को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आपका 1784 ईस्वी में, और विलियम जोन्स की प्रेरणा पर हुई थी। तो याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना, याद रखिए, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा किया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। इस सैडलर आयोग है जो किससे संबंधित है? तो आपका शिक्षा संबंधित है। और ये 1917 में आयोग आया था। ठीक है, इस आयोग का गठन 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिए। और ये डायरेक्ट यही पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका शिक्षा में सुधार से संबंधित था। तो सैडलर आयोग आपका 1917 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और ये शिक्षा से संबंधित आयोग था। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैडलर आयोग के सदस्यों 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डीपली पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाता है सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो आपका शिक्षा से। कब इसका गठन हुआ था? 1917 ईस्वी में।
और जो सैडलर आयोग थे फ्रेंड्स, उसमें भारतीय कौन कौन थे, उसके सदस्य के रूप में भारतीय कौन कौन थे, तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे इसके सदस्य। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है कि मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव पे ही लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया था। तो याद रखिए, लॉर्ड मैकाले को ही श्रेय दिया जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने के लिए। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। जिस तरह से सैडलर आयोग किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था, उसी तरह से ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। ये भी याद रखिएगा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाज के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले था जो अपना तिरस्कार किन शब्दों में व्यक्त किया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। किसने कहा था फ्रेंड्स, तो आपका लॉर्ड मैकाले ने इस तरह से कंपेरिजन किया था, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग 1828 से 1935 तक इसका शासनकाल था, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स कि लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को लॉर्ड विलियम बेटिंग ने स्वीकृत कर फ्रेंड्स आपको कब क्या स्वीकृत किया था, तो 7 मार्च 1835 ईस्वी को करके क्या किया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है, उसी ने ही प्रस्ताव लाया था और उन्हीं का प्रस्ताव को लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो स्वीकृत कर 7 मार्च 1835 ईस्वी को भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक तो फ्रेंड्स कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है और इसी को आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, ठीक है, भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1857 में। कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। तो याद रखिए, अब इम्पॉर्टेंट है। अगला फ्रेंड्स पॉइंट है कि डीके कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। किसके प्रयत्न से, तो डीके कर्वे से। ये डीके कर्वे थे महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, डीके कर्वे। इन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज का लास्ट पॉइंट देखें कि डीके कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए, यानी विधवाओं के उत्थान के लिए, विधवाओं के सशक्तिकरण के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। तो याद रखें, विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की संस्थापक कौन थे, तो आपका डीके कर्वे थे जो एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लास्ट पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।